हम लोग पिछले क्लास में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ चुके थे, कि परिभाषा को देख चुके थे कि क्या होती है, और समीकरण को बैलेंस करना सीख लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में कि कितने प्रकार की होती है। देख लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार हैं। हमारा पहला प्रकार क्या है? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन मतलब होता है जुड़ना, यानी कोई चीज आकर के उसमें ऐड हो गई। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया क्या हो गई कि वैसी प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि कोई दो पदार्थ आके मिल जाएंगे और कोई एक पदार्थ बनाएगा। जैसे कि ये ए प्लस बी, ठीक है, मिल गए और क्या पदार्थ बनाए? ए बी। ठीक है, अब इसमें भी देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पहले है कि दो तत्वों के बीच संयोजन। दो तत्वों के बीच संयोजन यानी दो एलिमेंट्स के बीच क्या रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, ये क्या है? एलिमेंट है। अब ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये यौगिक हो गया, ये कंपाउंड हो गया, और ये क्या है? एलिमेंट है। अब दूसरा रिएक्शन देख लिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना है? मैग्नीशियम क्या है? एलिमेंट है। ऑक्सीजन क्या है? ये भी एलिमेंट है। और ये बनाए क्या दोनों रिएक्शन करके? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पे। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ हम देख रहे हैं कि क्या है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो इधर भी हमको ऑक्सीजन 2 करना होगा, तो यानी यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। अब देख रहे हैं कि मैग्नीशियम 2 हो गया, तो इधर भी हम क्या करेंगे? 2 लगा देंगे, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ हमारा दो एलिमेंट मिल करके एक भिन्न गुण वाला एक नया पदार्थ बना रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ गए होंगे। एक और ले लेते हैं इक्वेशन। ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, दोनों रिएक्शन करके क्या बना लिया? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ क्लोरीन कितना है? 2 मॉलिक्यूल्स में है, यानी क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है? 2 है। तो इधर तो इधर 2 करने के लिए, प्रतिफल की तरफ 2 करने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे या मल्टीपल में हो जाएगा। ठीक है, अब इधर जब 2 लगाते हैं तो क्या हो जाता है? सोडियम भी 2 हो जाता है, तो इधर भी हम सोडियम में 2 लगा लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब अगला पॉइंट है कि एक तत्व और एक यौगिक के बीच में संयोजन। पहले हम लोग पढ़े दो तत्वों के बीच में संयोजन, अब पढ़ेंगे एक तत्व होना चाहिए और एक साथ में यौगिक होना चाहिए, उसके बीच अगर संयोजन होता है तो क्या होता है। तो इसको देख लेते हैं। ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड और ये हो गया ऑक्सीजन। अब इसमें सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो गया? यौगिक हो गया। कैसे? क्योंकि इसमें यौगिक क्या होता है? कंपाउंड क्या होता है? दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है, यानी दो तत्वों से मिलकर जो चीज बना हो वो यौगिक कहलाता है। ठीक है, तो इसमें दो तत्व मिले हुए हैं, सल्फर और ऑक्सीजन, दोनों तत्वों से मिलकर ही बना है सल्फर डाइऑक्साइड। और ये क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट है। ठीक है, अब इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इसको इधर बैलेंस कर लेते हैं। उधर क्या बन रहा है? ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन 2 है। इधर कितना ऑक्सीजन हो गया? 2 इधर लगा दिए, 2 इधर लगा दिए, इधर भी 2 सल्फर हो गया, इधर भी 2 सल्फर हो गया, ऑक्सीजन इधर 6 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 6 हो गया। अब एक और रिएक्शन देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? ये भी कंपाउंड है, और ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट है, यानी तत्व है। ये क्या है? कंपाउंड यानी यौगिक है। अब इन दोनों को जब रिएक्शन कराया गया तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन दोनों को बैलेंस कर लेते हैं। इधर 2 लगा देंगे और इधर कार्बन मोनोऑक्साइड में 2 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये बैलेंस हो जाता है। अब आते हैं, हमारा अगला पॉइंट है दो या अधिक यौगिकों के बीच संयोजन अभिक्रिया। यानी पहले क्या पढ़े? दो तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया, और उसके बाद क्या पढ़े? एक तत्व एवं एक यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया। अब ये क्या है कि दो या दो से अधिक यौगिकों के बीच संयोजन अभिक्रिया, यानी कि अब 2 यौगिक ले लेंगे। ठीक है, ले लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O।
अगर कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्शन कराया जाए तो क्या बनेगा हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, क्या देख रहे हैं इसमें, दो ये भी कंपाउंड है, कैल्शियम ऑक्साइड भी कंपाउंड है और हमारा पानी भी कंपाउंड है, यानी कि दोनों यौगिक है। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, ये हमारा क्या बना, इसको लिख लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। हमारा बना क्या प्रोडक्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हमारा नेक्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बनता है, इसके साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है हमारा, ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और पानी को रिलीज कर देगा, H2O बना लेगा। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट। और ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। ये हमारा दूसरा टाइप है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कहने का मतलब है, अपघटन मतलब या वियोजन मतलब क्या होता है, टूटना। क्या कह रहा है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटकर भिन्न गुण वाले दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनाते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब है कि कोई बड़ा कंपाउंड होगा, कोई बड़ा यौगिक होगा और वो ना टूट के दो सिंपल सिंपल यौगिक बना लेता है। ठीक है, पहले हम लोग क्या पढ़े थे, पहले जो पढ़ रहे थे संयोजन अभिक्रिया, उसमें हम लोग पढ़े थे कि दो यौगिक मिल करके या दो तत्व मिल करके वो एक प्रोडक्ट बनाता था, यानी दो पदार्थ मिलके एक पदार्थ बना रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि कोई एक ही प्रोडक्ट टूट जाएगा और टूट करके दो अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे कि ए बी कोई बड़ा प्रोडक्ट है, ये टूट जाएगा और टूट के ए प्लस बी करके अलग अलग प्रोडक्ट बना लेगा। अब इसका भी रिएक्शन देख लेते हैं। ये हुआ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये एक बड़ा कंपाउंड है। अब क्या करेंगे, इसको उष्मा देते हैं, हीट दिए, हीट दिए तो क्या होगा, ये टूट जाएगा। किसमें किसमें टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये रिलीज कर देगा। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। बनाया क्या, कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर दिया। दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं, KClO3। ये क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है। ये क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को जब हीट करते हैं तो क्या बनता है, हीट करते हैं तो ये KCl बन गया, ये KCl अलग हो जाएगा और ये ऑक्सीजन को अलग तोड़ के निकाल लेगा। ठीक है, KCl अलग हो गया और ये ऑक्सीजन जो है O2 के रूप में गैस बन के रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लेंगे, तो बैलेंस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर क्या कहते हैं, इधर 3 है ऑक्सीजन तो इधर यहाँ पे 3 लगा देंगे। तो अब यहाँ पे सॉरी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा और इधर इधर 2 कर देते हैं और यहाँ पर भी 2 कर देते हैं तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। यानी यहाँ ऑक्सीजन 6 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 6 हो गया, 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। प्रोडक्ट क्या बनाया, पोटेशियम क्लोराइड। एक इक्वेशन और देख लेते हैं, क्या है, फेरस सल्फेट इंटू 7H2O। ये पूरा का पूरा कंपाउंड है। ठीक है, इसमें 7H2O मिला हुआ है, कहने और इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, नॉर्मली इसको जो है ग्रीन विट्रियोल के नाम से जाना जाता है। ये हल्का हरे रंग का पाउडर होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ग्रीन विट्रियोल के नाम से जाना जाता है, या तो फिर हिंदी में से क्या कहते हैं, हरा कशिश, हरा कशिश या फिर हरा थोथा कहते हैं। ठीक है, अब जब इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, इसका जो 7H2O जो यानी कि ये फेरस सल्फेट में ये 7H2O मिला हुआ है, तभी ये ग्रीन विट्रियोल है। अगर 7H2O को हटा देंगे तो नॉर्मली फेरस सल्फेट होगा। जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या होता है, ये पानी निकल जाता है और फेरस सल्फेट ही बचता है। यहाँ क्या होगा, ये पानी बाहर निकल जाएगा तो बचा के क्या, फेरस
ठीक है, इधर पानी निकल गया। अब एक रिएक्शन और देख लेते हैं। अगर इस फेरस सल्फेट को भी गर्म किया जाए तो क्या होगा? ये क्या होगा? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बन के निकल जाएगा। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे कितना है? फेरस कितना है? यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स में है। ठीक है, ऑक्सीजन इधर काउंट कर लेते हैं, कितना है? 3 6 और 2 8, यानी इधर इस साइड प्रतिफल की तरफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल परमाणु संख्या कितना है? 8 है, और फेरस कितना है? 2 है। ठीक है, तो अब इधर कर लेते हैं। और सल्फर कितना है? सल्फर इधर 2 है, तो अब इधर बैलेंस कर लेते हैं। इधर बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ देख रहे हैं कि फेरस 2 है, अगर हम इसके आगे 2 लगा देते हैं तो सारा हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। इधर 2 फेरस हो गया, इधर भी 2 फेरस हो गया, इधर 2 सल्फेट है तो इधर भी 2 सल्फेट है। इधर कितना? 8 ऑक्सीजन है, और इधर 2 सल्फर है। ठीक है, इधर भी 2 सल्फर है, और इधर 8 ऑक्सीजन है, तो इधर में मेरा कितना ऑक्सीजन हो गया? 3 और 3 6 और 2 8 ऑक्सीजन। ये बैलेंस हो गया। तो हमारा प्रोडक्ट का नाम लिख लेते हैं। पहले ये कंपाउंड क्या है? फेरस सल्फेट, जो टूटा, किसमें टूटा? हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया? फेरिक ऑक्साइड हो गया, फेरिक ऑक्साइड। और ये क्या बना? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये क्या बना? सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर, वैद्युत अपघटन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है कि वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी यौगिक में इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके रासायनिक बंधन को तोड़ा जाता है। कहने का मतलब ये है कि किसी कंपाउंड में क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे, और जब इलेक्ट्रिसिटी द्वारा उसके जो कंपाउंड को तोड़ देना, वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। NaCl एक कंपाउंड है। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसमें हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? हमारा सोडियम क्लोराइड टूट जाएगा, सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस में। अब ये प्लस सोडियम प्लस क्या हो गया और क्लोरीन माइनस क्या हो गया? यहाँ क्या देख रहे हैं? सोडियम के ऊपर प्लस है, यानी कि ये क्या है? केटायन है, यानी कि इसको हिंदी में कह लेंगे धनायन। ठीक है, और यहाँ क्लोरीन माइनस है, यानी कि ये क्या है? एनायन है, इसको हिंदी में कहेंगे ऋणायन। अब जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस का करेंगे कैसे। इलेक्ट्रोलाइसिस करने से पहले हम लोग पहले कुछ टर्म को जान लेंगे। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या है? एनायन। एनायन हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है, यानी ऋणात्मक होता है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोड के केस में देखेंगे तो एनोड क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, यानी कि धनात्मक हो जाता है। कैटायन क्या होगा? पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोड के केस में कैथोड क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाता है। यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि एनायन जो होगा हमेशा निगेटिव रहता है, ठीक ना, और कैटायन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रोड में ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, जो एनोड होगा वो पॉजिटिव और जो कैथोड होगा वो निगेटिव। हम लोग क्या कर रहे थे? NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे थे। तो सबसे पहले एक बीकर ले लिए, बीकर में क्या किए? एक एनोड इलेक्ट्रोड ले लिए और एक कैथोड इलेक्ट्रोड ले लिए। अब दोनों को क्या किए? बैटरी से जोड़ दिए, और उसके बाद इसमें क्या किया? इस बीकर में NaCl का जली हुई विलयन ले लिए। तो जब और उसके बाद स्विच को ऑन कर दिया, और इसमें क्या हुआ? विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। और जब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी तो NaCl क्या हुआ? NaCl 2 पार्ट में टूट गया। किसमें किसमें टूटा? सोडियम प्लस में और क्लोरीन माइनस में। तो सोडियम प्लस क्या है? ये कैटायन है, ठीक है, और क्लोरीन माइनस क्या है? ये एनायन है। टूट गया, और टूट कर सोडियम प्लस क्या हुआ? ये कैथोड इलेक्ट्रोड पर आकर जमा होने लगा। और क्लोरीन जो है, क्लोरीन एनायन क्या हुआ? ये क्लोरीन माइनस क्या हुआ? ये एनायन है, और एनायन क्या हुआ? एनोड पर जमा होने लगा। यानी कैथोड पर कैटायन जमा होगा और एनोड पर एनायन आके जमा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोडियम के पास क्या है? पॉजिटिव साइन है, यानी कि क्या है? ये धनायन है, धनात्मक मान होता है इसका। और कैथोड का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक क्या होता है? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो इसलिए कैथोड पर हमेशा पॉजिटिव साइन यानी कि धनात्मक वैल्यू जो होता है, यानी कि सोडियम यहाँ क्या है? कैटायन है, धनायन है,
वो आकर जमा हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए एनोड में क्या होता है, एनोड क्या है, इस पे पॉजिटिव साइन होता है, ये पॉजिटिव होता है, इसलिए ये क्या करेगा, हमेशा निगेटिव वैल्यू वाले को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। क्या किया, क्लोरीन को अपनी ओर आकर्षित किया, क्यों, क्योंकि क्लोरीन क्या है, एनायन है, क्लोरीन पर क्या होता है, निगेटिव साइन होता है। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग जल का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। अब आते हैं जल के वैद्युत अपघटन पे। जल का इलेक्ट्रोलाइसिस कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक बीकर ले लिए, उसमें से 2 टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, उसमें से एक एनोड इलेक्ट्रोड डाल देंगे और एक में कैथोड इलेक्ट्रोड डाल देंगे और दोनों को बैटरी से कनेक्शन कर देंगे। अब क्या कर लेते हैं, जल ले लेते हैं, और जल क्या, प्योर जल, हमेशा याद रखिएगा कि प्योर जल में इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया नहीं होती है, प्योर जल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया नहीं होती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें कुछ एक दो ड्रॉप क्या करेंगे, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को इसमें डाल देंगे। कितना डालना है, 1 से 2 बूंद, 102 बूंद क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का डाल देंगे। और तब उसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसको स्विच को ऑन कर देंगे। और उसके बाद जब इसमें स्विच को ऑन कर देंगे तो क्या होगा, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होने लगेगी। और जब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी तो जल क्या है, 2 पार्ट में टूट जाएगा। किसमें किसमें टूटेगा, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। अब हाइड्रोजन हम लोग जानते हैं क्या है, कैटायन है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव साइन रहता है, और ऑक्सीजन क्या है, एनायन है, और क्या होता है, ये इसमें निगेटिव साइन होता है। तो जब ये टूटता है तो टूट कर क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाएगा, कैटायन है तो ये क्या होगा, कैथोड पर आकर जमा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कैथोड में निगेटिव साइन होता है और कैटायन में पॉजिटिव साइन होता है, इसलिए क्या होता है कि दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी कि कैथोड में निगेटिव है तो क्या करेगा, ये कैटायन को मतलब अपनी ओर ले लेगा। यानी कि कहने का मतलब, सीधा मतलब है कि अपोजिट साइन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी तरह से एनायन में होगा, एनोड पर होगा। तो एनोड पर भी क्या होगा कि ये पॉजिटिव साइन होता है, तो इसलिए क्या होगा कि मतलब ये पॉजिटिव साइन होता है तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर किसको, एनायन को, यानी कि ऑक्सीजन को। तो इसलिए यहाँ पे एनोड पर ऑक्सीजन गैस जमा हो जाएगा और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस जमा हो जाएगा। और इसका अनुपात जो होगा हमेशा 2:1 में होगा, यानी कि दो हाइड्रोजन होगा, 2 मोल हाइड्रोजन होगा और 1 मोल किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। हमारा अगला प्रकार क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें होता क्या है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। यानी पहले जो परमाणु है उसको किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन मतलब उसको हटाकर उसके जगह पे खुद अपना स्थान ले लेना। तो अब देखते हैं पहला पॉइंट क्या है कि किसी कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापन, यानी कि जो धातु कम क्रियाशील होगी उसको क्या करेगा, अधिक क्रियाशील धातु वाला उसको हटा करके उसकी जगह पर खुद आ जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सी धातु ज्यादा क्रियाशील है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, फेरस। फेरस क्या है, ये ज्यादा क्रियाशील है किसके मुकाबले, कॉपर के मुकाबले, यानी कॉपर कम क्रियाशील है। और कॉपर ज्यादा क्रियाशील है किसके मुकाबले, सिल्वर के मुकाबले। तो ये कुछ क्रियाशील धातु है जिसको हम जान लिए। इसी से रिलेटेड हम आगे रिएक्शन देख लेते हैं। अब जैसे ये फेरस है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको रिएक्शन कराएंगे कॉपर सल्फेट से। ये बनाता क्या है, ये क्या करेगा, ये कॉपर क्या करेगा, 1 मिनट पहले रिएक्शन लिख लेते हैं अब बताते हैं आपको। तो ये क्या करता है, ये फेरस क्या करता है, ये क्या करेगा, ये कॉपर को हटा देगा, ये यहाँ से विस्थापन कर देगा। इसको कॉपर को हटा के यहाँ क्या किया, कॉपर को इधर निकाल दिया, और खुद क्या किया फेरस, इसके जगह पे कॉपर के जगह पे आके फेरस सल्फेट बना लिया। इससे क्या पता चला कि फेरस ज्यादा क्रियाशील है कॉपर से, इसलिए क्या किया, कम क्रियाशील धातु को हटा दिया और उसके जगह पे खुद आके बैठ गया। तो क्या बनाया, फेरस सल्फेट। ये क्या था, कॉपर सल्फेट था। अब क्या करते हैं, अब अगला उदाहरण देख लेते हैं। हमारा अगला रिएक्शन क्या देख रहे हैं, ये कॉपर है, कॉपर किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, और क्या बना रहा है, कॉपर नाइट्रेट। लेकिन अब करता कैसे है, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापन। तो कॉपर क्या करता है, ये सिल्वर जो है, सिल्वर ये एजी जो है, ये कॉपर से
कम क्रियाशील है, इसलिए क्या होगा, ये कॉपर क्या करेगा, इसको हटा देगा, इसको हटा दिया, और सिल्वर क्या किया, हट के बेचारा इधर चुपचाप आके निकल गया। तो अब कॉपर क्या हुआ, कॉपर इसके जगह पे आके बैठ गया, यानी कि सिल्वर को हटा दिया और कॉपर खुद उसके जगह पर आकर के क्या बना दिया, कॉपर नाइट्रेट। ये क्या था, सिल्वर नाइट्रेट था। कहने का मतलब है कि इसको हटा दिया और खुद अपने जगह पे, अपने से जो एक कम, ये इसके पास ज्यादा पावर नहीं था, इसलिए क्या किया, इसको हटा दिया और खुद आकर के यहाँ पे बैठ गया और सिल्वर को बाहर निकाल दिया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, यानी एकल विस्थापन अभिक्रिया में हमारा अगला पॉइंट है। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि कम क्रियाशील अधातु का उसके यौगिकों से विस्थापन, यानी जो कम क्रियाशील अधातु है तो उसकी उसी के यौगिक से उसको विस्थापित कर दिया जाता है, यानी हटा के उसके जगह पे कोई कुछ और आ जाता है। अब देख लेते हैं, इसमें भी कुछ जो अधातु होते हैं, जो अधातु हम देख लेते हैं जो सबसे ज्यादा क्रियाशील हैं और कौन सबसे कम क्रियाशील है। तो जैसे कुछ अधातु, ये क्लोरीन देख लेते हैं। ये क्लोरीन क्या है, ये ब्रोमीन से ज्यादा क्रियाशील है, ठीक है, और ब्रोमीन जो है ये आयोडीन से ज्यादा क्रियाशील है। तो हमारा रिएक्शन है, ये सोडियम ब्रोमाइड है और ये क्लोरीन है। तो यहाँ क्या देख लेते हैं, ये सोडियम ब्रोमाइड है और क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, ज्यादा क्रियाशील है ब्रोमीन से। ये क्लोरीन क्या करेगा, इसको हटा देगा, ब्रोमीन को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, क्या करेगा, यहाँ से विस्थापित कर देगा और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। खुद उसको हटा दिया और खुद हटा के अपने जगह, उसकी जगह पे क्या होगा, बैठ जाएगा। तो ये क्या बना लिया, NaCl बना लिया, और क्या करेगा, ब्रोमीन बेचारा को अलग कर देगा। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा। और इसमें एक और पॉइंट देख लेते हैं, ये क्या है, ये क्या है, पोटेशियम। एक और पॉइंट देख लेते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, अगला रिएक्शन है पोटेशियम आयोडाइड। क्या हो रहा है पता नहीं, फिर से लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ये क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। ये क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है। अब क्या करते हैं, इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो हम जानते हैं कि क्लोरीन क्या है, ज्यादा एक्टिव है आयोडीन से। अब क्या करेगा, ये क्लोरीन आयोडीन को क्या करेगा, विस्थापित यानी हटा देगा और खुद उसके जगह पे आके बैठ जाएगा। तो क्या क्या, उसके जगह पे उसको हटा दिया और खुद क्या, पोटेशियम के साथ मिलके पोटेशियम क्लोराइड बना दिया और आयोडीन को अलग कर दिया। क्या बना लिया, पोटेशियम क्लोराइड बना लिया, और आयोडीन को क्या किया, अलग कर दिया। यहाँ क्या किया, ब्रोमीन को अलग कर दिया। अब चलते हैं हम लोग अगला पॉइंट में, इसी का एक और अगला पॉइंट है, उसमें देख लेते हैं, उसको देख लेते हैं। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये तीसरा पॉइंट है। क्या है कि क्रियाशील धातु के द्वारा अम्लों से यानी एसिड से हाइड्रोजन का विस्थापन, यानी हाइड्रोजन को हटा के खुद उसके जगह पे आ जाना। तो इसमें भी एक दो रिएक्शन देख लेते हैं। ये क्या है, जिंक है, और ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये है जिंक और ये है सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये क्या करता है, यहाँ क्या कह रहा है कि क्रियाशील धातुओं द्वारा अम्लों से यानी एसिड से हाइड्रोजन का विस्थापन, यानी कि हाइड्रोजन को हटाया जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये चुपचाप सीधा, ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, ये विस्थापित कर देगा हाइड्रोजन को और खुद उसके जगह पे आके बैठ जाएगा, यानी कि जिंक सल्फेट बना लिया और हाइड्रोजन को इधर निकाल दिया, गैस बना। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी तरह का एक और रिएक्शन देख लेते हैं। ये क्या है, जिंक है, इसको रिएक्शन कराया गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है। ये क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये भी क्या करेगा, ये क्या करेगा, जिंक
ये हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, हाइड्रोजन को क्या करेगा, स्थापित कर देगा और खुद उसके जगह पे जाके बैठ जाएगा। तो क्या बना लिया बैठ के, जिंक क्लोराइड बना लिया, बेचारा हाइड्रोजन अलग हो गया, ये भी गैस बन के उड़ जाएगा। अब इस चीज को क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। सॉरी, जिंक क्लोराइड दो होता है, जिंक का बैलेंसिंग, तो जब बैलेंस कर लेंगे ऐसे। अभी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप पर। हमारा अगला टाइप है उभय विस्थापन अभिक्रिया, या फिर इसको द्विविस्थापन भी कहते हैं, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये होता क्या है कि वैसी क्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयन का आदान प्रदान करते हैं, यानी एक्सचेंज कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक्सचेंज होगा, एक टाइपिंग हो गया है, ये होगा। तो क्या करते हैं, इसमें ये दो यौगिक क्या करेंगे, अपने आयन का आदान प्रदान कर देंगे, यानी केटायन और एनायन का। हम लोग केटायन एनायन पहले पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। तो उसी को क्या करेंगे, वो लोग आदान प्रदान कर देंगे, यानी एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे और दो नए तरह का यौगिक का निर्माण करेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन देख लेते हैं। तो इसका रिएक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले क्या ले लेंगे, सोडियम क्लोराइड ले लिया। अब इसको रिएक्शन कराया गया सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो हाँ, अब क्या देखते हैं किसका आयन क्या क्या है। ये दो यौगिक तो ले लिए, एक यौगिक ये है, एक यौगिक ये है। सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड हो गया, एक सिल्वर नाइट्रेट एक कंपाउंड हो गया। तो अगर हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, ठीक है। तो सोडियम प्लस क्या हो गया, केटायन हो गया, यानी कि धनायन हो गया। और क्लोरीन क्या हो गया, क्लोरीन माइनस क्या हो गया, ये निगेटिव साइन है इसके ऊपर, यानी कि ये एनायन हो गया। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, ऋणायन, ठीक है। इसी तरह से सिल्वर नाइट्रेट को भी तोड़ सकते हैं, Ag प्लस NO3 माइनस। तो ये भी क्या हो गया, ये केटायन हो गया, प्लस का साइन है तो जो जिसमें प्लस का साइन रहेगा वो केटायन हो गया, और जिसमें माइनस का साइन है वो क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा। अब क्या करता है कि अब इसमें क्या देख रहे हैं, ये दोनों जो है, दोनों कंपाउंड जो है अपने अपने आयन को एक्सचेंज कर लेता है। कहने का मतलब ये है कि ये क्लोरीन को इसको दे देगा, ये क्लोरीन को सिल्वर को दे देगा, और ये नाइट्रेट ये खुद अपने जगह पे ले लेगा। तो बस यही करना है, करना कुछ नहीं है, बस दोनों के आयन को जो क्या करेंगे, एक दूसरे से कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या प्रोडक्ट बना लेगा, सोडियम नाइट्रेट बना लेगा और AgCl बना लेगा। यानी ये क्या किया, सिल्वर क्या किया, इसका आयन ले लिया, और सोडियम क्या किया, इसका आयन ले लिया। और उसके बाद AgCl क्या होता है, एक अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। हमेशा याद रखिए, AgCl जो है अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ। यहाँ पे बना लिया ये सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। ये क्या बनाया, सिल्वर क्लोराइड, जो कि एक अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ। इसी तरह से अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अपना दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी तरह से। ये क्या है, फेरस सल्फाइड है। ये क्या है, H2SO4 है। अब क्या करेगा, ये क्या है, ये फेरस क्या है, ये केटायन है, ठीक है। और ये सल्फर क्या है, एनायन है। इसमें हाइड्रोजन क्या है, केटायन है, और सल्फेट क्या है, एनायन है। अब ये जानते हैं केटायन में क्या होता है, ये प्लस का साइन होता है, और एनायन क्या होता है, निगेटिव साइन होता है। तो अब क्या करेगा ये फेरस, ये सल्फर क्या करेगा, ये सल्फर इधर दे देगा, हाइड्रोजन की तरफ दे देगा, और इसका सल्फेट ये खुद ले लेगा। यानी ये क्या करेगा, दोनों अपना अपना आयन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेता है। तो एक्सचेंज करके क्या बनाएगा, ये बना देगा फेरस सल्फेट, और क्या बना देगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये क्या बना दिया, फेरस सल्फाइड, सॉरी फेरस सल्फेट, और ये क्या बना दिया, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये क्या है, फेरस सल्फाइड, और ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल।
अब चलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टाइप पे। तो हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये क्या होता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद जो है ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है, यानी कि अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। इसके बारे में और भी हम लोग और भी इसके पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसका भी रिएक्शन देख लेते हैं। जस्ट इसके पहले भी हम लोग ये रिएक्शन कर लिए हैं, जिसमें हम लोग क्या किए, आयन का एक्सचेंज किए। अभी जस्ट इसके पहले ठीक हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ लिए थे, जिसमें हम लोग क्या किए थे, आयन को एक दूसरे से एक्सचेंज कर दिए थे। उसमें भी तो उसी तरह से ये प्रक्रिया सेम टू सेम वही प्रक्रिया है। लेकिन होता क्या है, ये सोडियम क्या किया, मतलब क्या किया, ये क्लोरीन क्या किया, इसके साथ विस्थापित होकर निकल गया, AgCl के साथ विस्थापित हो गया। ये क्लोरीन क्या हुआ, AgCl के साथ चला गया, और सोडियम क्या आया, ये नाइट्रेट के साथ निकल गया। ये सोडियम क्या हुआ, ये नाइट्रेट के साथ निकल गया। और AgCl क्या हुआ, ये एक अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ये एक ठोस पदार्थ है, ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया, यानी ये जलीय विलयन है। लेकिन ये क्या होता है, एक ठोस के पदार्थ के रूप में, ठोस पदार्थ के रूप में नीचे क्या होता है, बीकर के या जिस भी बर्तन में इसको रिएक्शन करवा रहे हैं उसके नीचे में जाके, तल में जाके बैठ जाता है। इसको क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। और अवक्षेप को हम लोग क्या कहते हैं, ये नीचे एरो का साइन, नीचे एरो वाला साइन से इसको दर्शाते हैं। ये बना सोडियम नाइट्रेट। ये क्या था, सोडियम क्लोराइड था। ये था सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। और ये क्या बना, सिल्वर क्लोराइड। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो हमारा ये अगला टाइप है, क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई एसिड किसी भस्म के साथ यानी बेस के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, साल्ट बना लेता है और जल बना लेता है। तो हम लोग एसिड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एसिड और बेस के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, आगे आपको पढ़ना है। लेकिन क्या करते हैं, थोड़ा सा एसिड और बेस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एसिड क्या होता है, इसका स्वाद थोड़ा खट्टा होता है। और इसका पहचान कैसे करेंगे, जिसमें H+ आयन रहे, जैसे कि HCl, HCl में H+ है, H+ आयन है ना, ठीक है, ये H+ आयन है, यानी कि एसिड हो गया। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे H+ आयन रहेगा वो एसिड हो जाएगा। इसको पहचानने का तरीका यही है। जैसे H2SO4, ये भी क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी कि इसके पास भी H+ आयन है। जैसे कि ये क्या है, CH3COOH, इसके पास भी H+ आयन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एसिटिक एसिड है। तो ये भी क्या है, एसिड हो गया, HNO3, यानी कि नाइट्रिक एसिड, इसके पास भी H+ आयन है। तो जिसके जिसके पास H+ आयन रहेगा वो एसिड कहलाएगा। अब बेस क्या होता है, बेस वो है, उसको बेस को कैसे पहचानेंगे, बेस वो होगा जिसमें क्या, OH आयन रहेगा, OH- आयन रहेगा, जैसे कि NaOH। ये क्या हो गया, ये बेस हो गया, KOH, ये भी बेस हो गया, क्योंकि इसके पास क्या है, OH- है। जहां जहां OH- रहेगा समझ जाएंगे कि वो क्या है, बेस है। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये भी एक बेस है। तो हम लोग नॉर्मली थोड़ा सा जान लिए कि बेस क्या होता है, बेस को पहचान लिए कि बेस क्या हो गया और एसिड क्या हो गया। अब जैसे क्या होता है ना कि जब हम लोग के, जैसे हम लोग के क्या होता है, पेट में कभी कभी एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी होने का मतलब क्या होता है, एसिड का बढ़ जाना। तो हम लोग उस टाइम में क्या करते हैं, इनो पी लेते हैं। इनो क्या है, इनो बेस है, इनो बेस है। उसके जब हम इनो पीते हैं तो वहां जाके वो रिएक्शन होकर के क्या बना लेता है, अंदर में साल्ट बना लेता है। उसके बाद हम लोग का डाइजेशन अच्छे से हो जाता है। तो इसी तरह से हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। हम लोग ये पहचान लिए कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ये पहचान लिए। अब रिएक्शन देख लेंगे। HCl है, इसको रिएक्शन कराए NaOH के साथ। पकड़ में आ गया कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस आयन है, यानी कि ये एसिड है। यहाँ पे OH- आयन है, यानी कि समझ गए ये बेस है। तो जब इन दोनों का रिएक्शन कराए तो क्या हुआ कि Na क्या किया, इस क्लोरीन के साथ लेके निकल गया, यानी कि ये सोडियम क्लोराइड, यानी कि ये साल्ट बना लिया, ये नमक बना लिया। और क्या हुआ, और पानी साथ में जल बना लिया।
ये पानी का निर्माण हो गया। ये क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये हो गया सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हो गया? ये हो गया सोडियम क्लोराइड। और यहाँ क्या बना लिया? ये जल। इसी तरह से दूसरा, इसी तरह से दूसरा देख लेते हैं, दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं। ये क्या है? H2SO4 है। ये रिएक्शन कर गया किसके साथ? KOH के साथ। अब ये तो पता कर लेंगे हम लोग कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। यहाँ OH है तो ये बेस है, यहाँ H+ आयन है यानी कि ये एसिड है। अब क्या होता है कि ये क्या कैसे रिएक्शन करता है? ये पोटेशियम क्या करता है? ये सल्फेट के साथ निकल जाता है। ये पोटेशियम क्या करेगा? ये पोटेशियम क्या करेगा? सल्फेट को लेके निकल करके ये नमक बना लेगा, लवण बना लेता है, K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट बना लिया। और इधर पानी रिलीज हो जाएगा। अब समीकरण इक्वेशन को क्या करते हैं? बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ K2 है तो ये 2K हो गया, और उसके बाद यहाँ 2K हो गया, हाइड्रोजन 2 है, 2 लगा देंगे और इसको, नहीं इधर बैलेंस ही है, ये बैलेंस हो गया। ये क्या बना लिया? पोटेशियम सल्फेट यानी कि लवण बना लिया, सॉल्ट बना लिया। इधर जल बना के निकल गया। ये क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। हमारा अगला टाइप है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है? वैसी अभिक्रिया जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो रिएक्शन होती है उसे क्या कहेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल होता है प्रकाश संश्लेषण। जो प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस, वो क्या होता है? ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का बेस्ट एग्जांपल है। तो कैसे? अब ये देख लेते हैं। ये क्या है? एक पेड़ ले लिए, तो फोटोसिंथेसिस होता कैसे है? एक पेड़ है, ये अपना भोजन कैसे बना लेता है, ये देख लेते हैं। तो हम लोग जो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये क्या करता है? ये प्लांट ही तो एब्जॉर्ब कर लेता है। जितने जितने प्लांट हैं ये क्या करते हैं? हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और उसके बाद नीचे से, मिट्टी के नीचे से क्या ले लेते हैं? जल ले लेते हैं। भोजन बनाने के लिए उनको क्या क्या चाहिए? जल चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? ये कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। उसके बाद यहाँ से सूर्य से क्या कर लेते हैं? यहाँ से सूर्य से, ये मान लेते हैं ये सन है, इससे क्या ले लेते हैं? सूर्य का प्रकाश ले लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो अब ये इसका रिएक्शन क्या होता है? उसके बाद ये सारा चीज लेकर के ये क्या कर लेते हैं? ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं। तो अब देख लेते हैं क्या होता है, इसका रिएक्शन देख लेते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अब प्लस जल ले लिए। उसके बाद कर लेते हैं सूर्य का प्रकाश ले लेते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे? ये किसका निर्माण कर लेंगे? ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का। यानी कि इसके बाद जो है ये हमें ग्लूकोज का भी निर्माण कर लेते हैं और ऑक्सीजन का, और ये ऑक्सीजन हम लोग को प्रदान करते हैं। C6H12 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और उसके बाद क्या करते हैं? ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। जो हम लोग सांस लेते हैं ना, तो ये फोटोसिंथेसिस के जरिए जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो ले लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे? यहाँ लिख लेते हैं पहले ग्लूकोज। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 6 हो जाएगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ यहाँ पे 6 लगा देंगे तो उसके बाद हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर भी 6 लगा देंगे तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। तो क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? क्या हो जाएगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, उसके बाद क्या कर, नीचे मिट्टी से नीचे से, जमीन के नीचे से क्या ले लेगा? जल ले लेगा। उसके बाद सनलाइट ले लेगा। उसके बाद क्या करेगा? ग्लूकोज का निर्माण कर देता है, अपना भोजन बना लेता है। और उसके बदले में क्या देता है हम लोग को? ऑक्सीजन छोड़ता है। ऑक्सीजन जब ये रिलीज करता है, ये वातावरण में ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर देता है, जो कि हम लोग सांस लेते हैं। इसका और दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग। दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं। हमारा दूसरा रिएक्शन है, जैसे कि हम हाइड्रोजन ले लिए और क्लोरीन ले लिए।
अगर इसको हम लोग डार्क प्लेस में रख देते हैं, डार्क जगह यानी अंधेरी जगह, डार्क प्लेस या अंधेरी जगह पे रख देते हैं, तो ये रिएक्शन नहीं करता, यानी कि कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, रिएक्शन करेगा ही नहीं। लेकिन अगर हम इसको सूर्य की रोशनी में रखें, सूर्य की रोशनी में रखें, तो क्या तुरंत ये रिएक्शन करके क्या बना देगा, HCl बना देगा। अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, इसमें भी हम लोग सूर्य का प्रकाश दे दिए, सूर्य का प्रकाश दे दिए, तो ये क्या बना दिया, सिल्वर, ये टूट गया और सिल्वर में टूट गया और किसमें, क्लोरीन में टूट गया। इसी तरह से होता है सिल्वर ब्रोमाइड, इसमें भी सूर्य का प्रकाश दे दिए, सूर्य का प्रकाश दे दिए, तो ये भी क्या हुआ, सिल्वर में टूट गया और ब्रोमाइड में टूट के अलग हो गया। और ये सिल्वर ब्रोमाइड का मोस्टली किस में यूज किया जाता था, मोस्टली इसको यूज किया जाता था जो पहले जो कैमरा आता था ना, मतलब कि वो वाला कैमरा, डिजिटल कैमरा नहीं, ये जो पहले रील वाला जो कैमरा आता था फोटोग्राफी के फिल्म बनाने के लिए, फोटोग्राफी के रील होती थी ना, जो फिल्म होती थी उसको साफ करने के लिए उसमें इसका यूज किया जाता था, फोटोग्राफी के फिल्म के लिए इसका इस्तेमाल होता था, किसका, तो सिल्वर ब्रोमाइड का। तो हमारा अब अगला पॉइंट है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन। इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, ये थोड़ा लंबा है और इसको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए जो है ना हम लोग इसको क्या करेंगे, अगले क्लास में देख लेते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।